हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस नाउ। दोस्तों, यूपी पीसीएस की परीक्षा काफ़ी नज़दीक है और लगभग एक सप्ताह का समय ही शेष रह गया है। ऐसी स्थिति में हम लोग जो करंट अफेयर्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगभग 30 प्रश्न आते हैं इससे। तो इन 30 प्रश्नों पे अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए, श्योरिटी के लिए हम लोग बहुत ही फास्ट रिवीजन करेंगे करंट अफेयर्स का, और ये आपको बहुत एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित होने वाली है। ये मेरा पूरा उम्मीद है इससे। और मैं इसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको इससे साथ में जुड़े हुए कुछ चीज़ें होंगी जो जीएस या कुछ, उसको भी मैं बताता चलूँगा साथ में। इसके अलावा जो भी फ्रेंड्स पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें चैनल को, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, जहाँ पे आपको अगले एक सप्ताह में जो समय बचा है, कुछ इम्पॉर्टेंट आपको नोट्स और हैंड रिटन नोट्स या कुछ उसके इमेज में आपको शेयर करते दिए जाएंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर होगी। तो चलिए सीधे अब क्विक रिवीजन पे चलते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इस समय पहला न्यूज़ है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल चुका है। नेशनल पार्टी को का दर्जा इसको मिल गया है। ठीक है, इसमें देखिए सबसे जीएस से जुड़ा हुआ चीज़ है कि पॉलिटी में पूछा जा सकता है कि किसी को नेशनल पार्टी का दर्जा किस परिस्थिति में दिया जाता है। तो उसके लिए एक देख लेते हैं। लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में कुल वैध का 6% मत प्राप्त हुआ है। ठीक है, यानी कि लोकसभा विधानसभा में 6% मत प्राप्त हुआ हो, और उसके अलावा एक और कंडीशन है, लोकसभा में न्यूनतम 4 सीटें जीती हों तो उसको राष्ट्रीय दर्जा मिल जाता है, राष्ट्रीय दल का दर्जा। लोकसभा के पिछले आम चुनावों में उस दल के कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो। ठीक है, और उस सदन न्यूनतम 3 राज्यों से दल का प्रत्याशी निर्वाचित हुए हों। उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, तो भी ये 3 कंडीशन फुलफिल होंगी तो उसको नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये ध्यान रखिएगा, वर्तमान में देश में राजनीतिक दल कुल 6 हो गई हैं। ठीक है, कौन 6 हैं? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, बीजेपी हो गई, बीएसपी हो गई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम, नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी, और आम आदमी पार्टी, ये छठा होगा। ठीक है, और आम आदमी पार्टी ने क्या कंडीशन फुलफिल किया है? तो इसको कुल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है, इसलिए इसको नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है। ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है देख लीजिए, वीवीपी। ठीक है, इस कार्यक्रम के तहत छिटपुट जो स्पेयर पॉपुलेशन है, समिति कनेक्टिविटी और अवसंरचनात्मक वाले उत्तरी सीमा नॉर्दर्न बॉर्डर हैं, सीमावर्ती गांवों को आच्छादित करने की परिकल्पना की गई। जो जैसे यहाँ कहीं कहीं जो छिटपुट गांव होते हैं, जैसे नॉर्दर्न जो इलाका है, कहीं कहीं जो छिटपुट गांव होते हैं, उनको कनेक्टिविटी करने के लिए ये योजना, वाइब्रेंट विलेज योजना लागू की गई है। ठीक है, इस प्रकार कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के सीमावर्ती किबूती में लॉन्च किया गया। किबूती किस लिए इम्पोर्टेंट है, आपको एक मैंने वीडियो में बताया था, जो कि भारत की सबसे ईस्टर्न पॉइंट है। भारत का कौन सा है? तो किबूती है। सबसे उत्तर वाला कौन सा है, दक्षिण वाला कौन सा है, और पश्चिम वाला कौन सा है, आपको ये बताना है। आपको ना वीडियो नहीं देखें, उस देख सकते हैं, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये चारों। ठीक है, तो सबसे ईस्टर्न पॉइंट किबूती है, ये यहीं से योजना लॉन्च हुई है, किबूती। ये इम्पॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। इस योजना के तहत देखिए 4 राज्यों, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड, इसके अलावा लद्दाख को शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें और डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। वाइब्रेंट विलेज एक्शन प्लान ग्राम पंचायतों की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा निर्मित किया जाएगा। ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब मैं आप लोगों को सिर्फ वही इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में जहाँ से आ सकता है वही चीज़ें बता रहा हूँ, इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। मेघालय
नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन। देखिए निर्वाचन जितने हुए हैं स्टेट के, ध्यान रखिएगा किसमें कितनी सीटें हैं ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन मिलान के लिए बहुत आता है, अक्सर आता रहता है कि इस विधानसभा में कितनी सीटें हैं, इस विधानसभा में कितनी सीटें हैं, इस चीज़ को मैच। ये 3 तो हुए हैं ये भी, इसके अलावा और भी पीछे पास्ट में 2-3 जो हुए हैं चुनाव, उन सब का आपको सीट मैं आगे आपको वीडियो में खुद ही बता दूंगा कितना कितना है, वो आप लोग को नोट करके ध्यान रखिएगा इसको। इसमें देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यही चीज़ है कि कहाँ पे निर्वाचन हुआ है और कितनी सीटें हैं। बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं किसने कितना पाया है, ये कोई महत्वपूर्ण टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो मेघालय में 60 सीटें हैं, नागालैंड में भी 60 सीटें हैं और त्रिपुरा में भी 60 सीटें विधानसभा की हैं। ये तीनों ध्यान रखिए। इसके अलावा और जो हुए हैं आगे आएगा, मैं उसको बता दूंगा साथ में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग नेशनल पीरियोडिक रिपोर्टिंग है, जो प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभों पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता की क्षमता को मापने के लिए सूचना एकत्र करती है। ये न्याय प्रणाली के 4 स्तंभ क्या बताया इसने? पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी आप लोग जान लीजिए। इसका तीसरा संस्करण है ये। इसे दक्ष कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS प्रयास के द्वारा संयुक्त टीम द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है। इसमें शीर्ष जो राज्य हैं उनको देख लीजिए। स्टेट लेवल पे कर्नाटक शीर्ष जो राज्य है, सबसे पहला कर्नाटक रैंकिंग 1 है और सबसे अंतिम में है जो है वो बिहार है 16वें पे, अरे सॉरी उत्तर प्रदेश है 18वें पे, ठीक है। तो सबसे पहले पे कर्नाटक है और सबसे अंतिम पे यूपी है। इसको दोनों को ध्यान रखना है किसमें? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। MV गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज है। विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज कौन सा है? MV गंगा विलास। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 जलमार्गों, ठीक है, का किया गया, घोषित किया गया, नेशनल वाटरवेज घोषित किया गया है। वर्तमान में 5 हैं और 106 नए घोषित किए गए हैं, ठीक है। ये सबसे लंबी नदी क्रूज कैसे है? MV गंगा विलास वाराणसी से झंडी दिखा गए। इसको पूरा डिटेल देखिए क्या है। असम से डिब्रूगढ़ जिले के बोगीबिल में जाकर पूर्ण हुआ है ये जो गंगा विलास की यात्रा है। 3200 किलोमीटर की लंबी यात्रा रही, जिसमें भारत के साथ बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र भी शामिल हैं। ये इम्पोर्टेंट इसीलिए ज़्यादा है कि ये इंटरनेशनल लाइन को पूरा कवर कर रहा है। जो गंगा नदी तंत्र वाला नेशनल पार्क है ये, अरे सॉरी, नेशनल वाटरवेज है, वो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 के तहत आता है। ये धुबरी से सदिया, ठीक है, और हल्दिया से प्रयागराज को वाटरवेज संख्या 1 कहा जाता है। गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली से निर्मित नंबर 1 वाला है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना हुआ नंबर 2 जलमार्ग है। यह क्रूज यात्रा कोलकाता के धुबरी से इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजर रही है। इस यात्रा में कुल 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरी है। इस पहली यात्रा में स्विट्जरलैंड के 32 यात्री शामिल थे। इसके क्रूज सेवा का संचालन मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज द्वारा किया गया है। अब टेंट सिटी भी देखिए, MV गंगा विलास के अलावा टेंट सिटी भी, वाराणसी में एक टेंट सिटी का निर्माण किया गया है जो कि PPP, ठीक है,
जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया गया है, वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रारूप के तहत इसको बनाया गया था। टेंट सिटी प्रतिवर्ष अक्टूबर से जून तक संचालित की जाएगी, यानी कि बरसात के समय में हटा दिया जाएगा इसको, बरसात के बाद फिर से लगाया जाएगा। केरल हाई कोर्ट जो है क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला हाई कोर्ट बन चुका है। 8वीं अनुसूची है जिसमें 22 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इससे रिलेटेड मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है। एक बार इन सभी भाषाओं को देख लें, एक बार एक नज़र आप डाल लेंगे तो एग्ज़ाम हॉल में अगर क्वेश्चन इससे उठते हैं तो याद रहेंगे। असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, हिंदी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और मलयालम। ये 22 भाषाएं हैं जो कि भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं, ठीक है। ये एक चीज़ महत्वपूर्ण ध्यान रखिए, उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओवका की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है निर्वाचन आयुक्त के नियुक्ति पर, उसका ये इस समय काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 324(2) के कार्यक्षेत्र के अधीन आता है। ये संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया का स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस का वर्णन नहीं है, ठीक है। इसमें 5 संसदीय सदस्यीय संविधान पीठ ने एक निर्णय दिया है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। मतलब कि अपोजिशन का लीडर लोकसभा में पीएम और भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजेआई शामिल होंगे इस उच्च स्तरीय समिति में। लोकसभा में विपक्ष का नेता अगर उपलब्ध नहीं होगा तो सबसे अधिक जनप्रतिनिधियों वाली विपक्षी दल के नेता को समिति का सदस्य बनाया जाएगा। जब तक संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अधीन कोई विधि नहीं बना लेती तब उपयुक्त दिशा निर्देश प्रभावी रहेंगे। जब तक सांसद कोई एक रूल न बना ले, तरीका न बना ले जिसमें कि कैसे नियुक्त किया जाएगा इन आयुक्तों को, तब तक के लिए बस ये निर्णय लागू होगा, ठीक है। अध्यक्षता इस जो संविधान समिति थी, पीठ थी, इसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति KM जोसेफ द्वारा की गई। हुबली जंक्शन जो है विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म अब हो गया, पहले गोरखपुर का था, अब श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन इसका पूरा नाम है। ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हो चुका है। हुबली धारवाड़ कर्नाटक में स्थित है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई जो है 1507 मीटर की है। इससे पहले गोरखपुर रेलवे स्टेशन जो प्लेटफॉर्म था सबसे लंबा था, 1366.33 मीटर लंबा था, लेकिन अब आ गया है हुबली जंक्शन कर्नाटक का स्थान। दूसरा उत्तर प्रदेश का है 1366.33। इसके अलावा कोलम तीसरा अगर देखा जाए तो केरल में है 1180.5 मीटर लंबा रेलवे स्टेशन। इसमें टॉप 4 में भारत के ही हैं। 5वां शिकागो का स्ट्रीट सबवे जो कि 1067.1 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना है, ठीक है।
आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया है। 112 आकांक्षी जिले हैं टोटल उत्तर प्रदेश के, जिसमें 8 जिले हैं। नाम क्या हैं? बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर तथा सोनभद्र। विदिशा जो है स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी मतलब इनोवेटिव 5G उपयोग मामलों, इनोवेटिव 5G यूजेस केसेस में ज़मीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बना है। ठीक है, विदिशा जो है मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला है, इसको ध्यान रखिएगा, एमपी में पड़ता है। कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है। ठीक है, संविधान साक्षर जिला बनाया गया है कोल्लम केरल का। इंडियाज़ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। कोल्लम की यह उपलब्धि संविधान साक्षरता अभियान कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी कैंपेन चला था द सिटीजन 2022, उसी का परिणाम है। इस अभियान को कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले को संवैधानिक रूप से साक्षर जिला बनाना, संविधान की जानकारी हो, ऐसा उद्देश्य था। उस हिसाब से इसको डेवलप किया गया था, अभियान को चलाया गया था। ठीक है, इसमें संविधान के मूल सिद्धांतों के बारे में शिक्षा दी गई थी लोगों को। इस अभियान के अंतर्गत शामिल किए गए 2000 प्रशिक्षकों को जो है सीनेटर कहा गया है। सीनेटर शब्द से उनको संज्ञा दी गई है, ट्रेनर्स को। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आने की बहुत संभावना है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के संबंध में 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र एनर्जी इंडिपेंडेंट राज्य के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें पेट्रोलियम जीवाश्म आधारित उत्पादों के विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। साथ ही भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया। इसमें 2 पॉइंट आते हैं, 2047 तक एनर्जी इंडिपेंडेंट बनना है और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन, नेट जीरो एमिशन को हासिल करने का लक्ष्य दिया हुआ है। केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की थी 4 जनवरी 2023 को। मिशन के लिए प्रारंभिक व्यय इससे मतलब ज़्यादा नहीं है। मिशन से 2030 तक निम्न संभावित परिणाम की अपेक्षित है, जो क्या क्या है? देश में 125 गीगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा, एसोसिएटेड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी वृद्धि करने के साथ ही कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन क्षमता, उत्पादन क्षमता का विकास करना। 2 चीज़ें हो गई हैं, एक तो 125 गीगावाट के रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को वृद्धि करना, इसके अलावा 5 मिलियन मीट्रिक टन का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी को डेवलप करना। राष्ट्रीय ग्रीन हरित हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य को जरा एक बार देख लीजिए। भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन अग्रणी उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता बनाना, ग्रीन हाइड्रोजन तथा उससे व्युत्पन्न किए गए निर्यात अवसरों को सृजित करना, आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कमी करना, स्वदेशी विनिर्माण क्षमताओं का विकास करना, उद्योग के लिए निवेश व व्यापार के अवसरों को आकर्षित करना, रोजगार एवं आर्थिक विकास अवसर को पैदा करना, अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का समर्थन करना। ऐसे किसी टॉपिक में जिसमें बहुत सारे उद्देश्य एक साथ छुपे होते हैं, उसको एग्ज़ाम में पूछना इजी होता है, क्वेश्चन बनना इजी होता है। तो संभावना ये रहती है कि इसी में से 2-3 को दे देगा कि इसमें से कौन से उसके उद्देश्य हैं। तो इसको एक बार ध्यान रखिएगा, एक मिसिंग होगा इसमें से एग्ज़ाम में जब आएगा तो। वायनाड सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बना है। वायनाड ये केरल में है। वायनाड आप लोग जानते ही होंगे।
केरल का वायनाड जिला सभी जनजाति लोगों को बुनियादी दस्तावेज सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। बुनियादी दस्तावेज में क्या क्या शामिल है? आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव प्रचार पहचान पत्र, बैंक खाता और स्वास्थ्य बीमा आदि ये सब चीज़ें शामिल हैं। इन दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप से दिया गया है, उसे डिजी लॉकर में खातों में सहेजा गया है। ये ABCD अभियान अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन के अभियान के अंतर्गत इस उपलब्धि को हासिल किया गया है। ये देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल उधमपुर से बारामूला रेलवे लाइन में ये है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रिंग प्रोजेक्ट के तहत इसको बनाया गया है। इसे नेशनल प्रोजेक्ट भी घोषित किया गया था। जो इसका पार्ट 2 है, खंड 2 कटरा से बनिहाल, इस पे T49 जो कि जम्मू कश्मीर पड़ता है, ये सबसे लंबी एस्केप टनल यहाँ पे बनी हुई है। एस्केप टनल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। 1275 किमी लंबाई है। देश की सबसे लंबी परिवहन सुरंग है। T49 है ट्विन ट्यूब सुरंग, ट्विन ट्यूब टनल। मुख्य सुरंग 12.75 और एस्केप सुरंग 12.895। मतलब अगर पूछा जाए आपसे प्रश्न कि सिर्फ टनल पूछेगा तो आप लोग लिखिएगा कि 12.75 किलोमीटर लंबी है। एस्केप सुरंग शब्द यूज करके अगर पूछे तो 12.895 टिक मारना होगा आपको, इसको ध्यान रखिएगा। भारत की सबसे लंबी एस्केप टनल होगी यह एस्केप टनल हॉर्स शो यानी घोड़े की नाल के आकार की है। घोड़े का नाल के आकार यानी इस तरह। तमिलनाडु जो है स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। इसने खुद अपना क्या कहते हैं जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है। इस उद्देश्य को पूरा करने तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना की गई है। देखिए, मैं पूरी तरह से पढ़ के नहीं आपको बता रहा हूँ, बस जो इम्पोर्टेंट लाइन है मैं उस शब्द को यूज आप लोगों को बता रहा हूँ जिससे कि आपको टाइम कम लगे, पूरा क्विकली रिवीजन भी हो सके। धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र केरल के कुन्नूर जिले में स्थित है ये, ठीक है। धर्मदम भारत का पहला पुस्तकालय फर्स्ट टोटल लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ये बना है धर्मदम, जो कि केरल में है, कुन्नूर जिले में। यहाँ पे प्रत्येक स्थानीय निकाय वार्ड में पुस्तकालय है। एक जन संगठन पीपुल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की सहायता से 63 का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। टोटल 138 वार्डों में करना था, जिसमें कुछ छूटे हुए थे, उसको भी ये पूर्ण कर लिया गया। मतलब टोटल 138 वार्डों में पूर्ण हो चुका है। पिथुवाइल नारायण पणिक्कर को केरल में पुस्तकालय आंदोलन का जनक माना जाता है। इनके पुण्यतिथि को वायनादीनम रीडिंग डे के रूप में घोषित किया गया है। देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। विश्व का पहला पाम लीफ पांडुलिपि संग्रहालय तिरुवनंतपुरम विश्व के पहले ताड़ के पत्तों पर पांडुलिपि संग्रहालय का शुभारंभ किया गया। 187 पांडुलिपि संग्रह हैं। प्राथमिक स्रोतों पर आधारित कहानियों का इसमें विवरण प्रदान किया गया है। संग्रहालय पूर्ववर्ती त्रावणकोर साम्राज्य से जटिल प्रबंधन से संबंधित है। अब इसमें देखिए, त्रावणकोर के कुछ हिस्टोरिक क्वेश्चन भी GS
पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, स्थापना या इससे जुड़ी हुई चीज़ें। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र जो है कहाँ पे लगा है? तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश में फाइटोरिक तकनीकी से यूज करते हुए सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित किया गया है। और एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार, बिगेस्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन एशिया, दिल्ली में किया जा रहा है इसका निर्माण। ये 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन की क्षमता से इस ओखला सीवरेज उपचार संयंत्र का निर्माण यमुना कार्य योजना 3 के तहत किया गया जा रहा है। ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा आपका दिल्ली में हो गया, और तरल अपशिष्ट का उपचार संयंत्र जो है तिरुपति आंध्र प्रदेश में सबसे बड़ा हो गया। केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बना है। केरल सभी पात्र खातों ऑल एलिजिबल अकाउंट्स में डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इससे पहले ये भी ध्यान रखना है कि वर्ष 2021 में त्रिशूर इस योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला केरल का पहला जिला त्रिशूर रहा था। ये देखिए स्मार्ट कार्यक्रम, इसको इसमें बस बता रहे हैं क्योंकि स्मार्ट कार्यक्रम नाम से पूछ सकता है क्या है, थोड़ा नाम से अलग है और काम से अलग है। इसके स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स, यानी कि देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो नाम से थोड़ा उलट है, इसलिए इसको पूछ सकता है किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्यों और जिलों का लिस्टिंग देख लेते हैं, क्या रैंकिंग है उसको। समग्र रैंकिंग में पुदुचेरी नंबर 1 पे है, और जो इम्पोर्टेंट इसमें बस इतना ही है, उत्तर प्रदेश एक समग्र रैंकिंग में 31वें पे है, जो कि टीयर 5 क्या है? निम्न सामाजिक प्रगति, लो सोशल प्रोग्रेस के क्षेत्र में यूपी का नाम आता है। लो सोशल क्षेत्र, अगर पूछ सकता है किस क्षेत्र में इसको रैंकिंग प्रदान किया है, इसकी कैटेगरी में डाला गया है, तो 5वें स्तर का है, निम्न सामाजिक प्रगति वाले क्षेत्र में इसको यूपी को डाला गया है। और सबसे नंबर 1 पे कौन है? ये है पुदुचेरी, जो कि टीयर 1 अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति है, वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस वाले क्षेत्र में है। इसमें देश में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक स्कोर आइजोल, जो कि मिजोरम का है, उसको मिला हुआ है। ठीक है, और सबसे न्यूनतम जो है झारखंड का है, स्कोर है, जो कि सबसे न्यूनतम पाया हुआ है। इसके अलावा जो टीयर 6 है, अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति वाले क्षेत्र, उसमें यूपी के 14 जिले शामिल हैं, और जबकि बिहार के 27। ठीक है, तो यूपी के 14 जिले टीयर 6 में हैं। ठीक है, और यूपी खुद टीयर 5 में है। नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्रदान की गई। देखिए, यूएन से जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक होगा उसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूएन से जुड़ा हुआ प्रश्न 1 से 2 हर साल आप पेपर उठा के देखिएगा, ज़रूर आता है। कोई रैंकिंग हो गई, कोई रिपोर्ट हो गया, कोई मान्यता हो गई, यूएन से जुड़ा हुआ, यूएन जो है यूपीपीसीएस का फेवरेट है, ये जान के रखिए। 1 से 2 प्रश्न जरूर आते हैं, हर साल आते हैं। तो रैंकिंग या कुछ भी पूछता है तो उसमें बहुत सारे चीज़ों का रैंक पूछता है या रिपोर्ट पूछता है, लेकिन यूएन से जुड़ा हुआ कुछ विशेष आ जाता है तो ज़रूर उसको पूछता है। कुछ फैमिली सोशल रिपोर्ट हो गया या इस टाइप की चीज़ होते, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े रिपोर्ट हो गई, उन सब चीज़ों को
जरूर शामिल किया जाता है। तो यूएन से जुड़े हुए कोई भी चीज़ हो तो उसको विशेष ध्यान जरूर दीजिएगा करंट में। इसको की मान्यता क्या मिली हुई है? राष्ट्रीय नदी गंगा प्रदूषण प्रभावी एक सेकेंड। नमामि गंगे, पहले जान लीजिए कि नमामि गंगे कार्यक्रम जो है एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है जो जून 2024 में केंद्र सरकार द्वारा 2 उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए किया गया था। राष्ट्रीय नदी गंगा में प्रदूषण का प्रभावी उपशमन करने के लिए, मतलब खत्म करने के लिए, और राष्ट्रीय नदी गंगा संरक्षण का पुनरुद्धार करने के लिए। ठीक है। फरवरी 2023 में नमामि गंगे मिशन 2 को स्वीकृति प्रदान की गई। नमामि गंगे मिशन की स्वीकृति किस वर्ष प्रदान की गई? तो ऑप्शन में आएगा फरवरी 2023। यह मिशन 2026 के तक प्रभावी रहेगा, 2026 तक ये एक्टिव रहने वाला है मिशन। ठीक है। यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है। जो संयुक्त राष्ट्र ने गंगा नदी पुनरुद्धार नमामि गंगेज रिवर रीजुनवेशन नेशनल नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक विश्व को पुनर्जीवित करने वाले विश्व की 10 शीर्ष पुनर्स्थापन फ्लैगशिप पहलों टॉप 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप टू रिवाइव द नेचुरल वर्ल्ड में से एक के रूप में मान्यता प्रदान की है। यह घोषणा मॉन्ट्रियल कनाडा में जैव विविधता पर अभिशमन के पक्षकारों सम्मेलन 15वीं बैठक CBD की हुई थी। CBD COP 15 में के दौरान की हुई है। ये CBD क्या है? ये कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी है जो कि हर 2 साल पे होती है, ध्यान रखिएगा। एक COP होती है 1 ईयर पे, पर ईयर होती है। एक होती है COP ये जलवायु परिवर्तन से जुड़ा हुआ है जो हर वर्ष होती है, और CBD का है जो कि बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ है, हर दूसरे साल होती है। तो इसका 15वां COP था जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ, उसमें ये बात कही गई है, इसमें मान्यता दी गई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन दशक की अवधि 2021 से लेकर 2030 तक का निर्धारित किया है। ठीक है, इसमें इतना ही महत्वपूर्ण है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव, मैंने अभी से पहले 3 राज्यों का बताया था, इसमें भी देख लीजिए क्या क्या हैं। गुजरात में 182 सीटें हैं विधानसभा की। हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें हैं। इसके पहले 3 मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा का जो हुआ था उसमें 60-60 सीटें हैं। 60-60 तीनों में है, कन्फ्यूजन ना करिएगा, 60-60 तीनों में है। तो इन 5 राज्यों का आपको विधानसभा सीट याद रखना चाहिए, एग्ज़ाम में मैच करने को दे सकता है किसी अन्य राज्य के साथ जोड़ के। जैसे इसमें से 3 ऑप्शन जो आएंगे 4 मिलाने के लिए, उसमें से 3 इसमें से रहेंगे और एक कोई एक्स्ट्रा रहेगा, क्योंकि तीनों के 3-3 है तो संभावना है कि इसमें से, अरे एक ही बराबर है तीनों में, तो संभावना है कि इसमें से कोई एक रहेगा, ये 2 रहेंगे और एक चौथा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए विधानसभा सीटों को ध्यान रखेंगे। अगर कहीं नोट करना हो तो आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। अभी इस वीडियो में इतना ही रहने दें, आधे घंटे हो चुके हैं, 35 मिनट। अब अगले वीडियो में मैं ये नेशनल पढ़ा रहा हूँ, राष्ट्रीय पढ़ा रहा हूँ, नेशनल आपका अगले वीडियो में समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद तुरंत हम किसी इंटरनेशनल तो छोटा पार्ट है, इंटरनेशनल एक ही वीडियो में समाप्त हो जाएगा। तो ये फास्ट फॉरवर्ड में पढ़ा रहा हूँ ताकि कम समय में आपका रिवीजन हो सके, और ये अगले 1 हफ्ते में 5 दिन में कोशिश करूँगा, 5 दिन में सारा आपका ये वीडियो के थ्रू रिवाइज पूरा मैं दृष्टि को करा दूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, और ध्यान से ज़बरदस्त अपनी पढ़ाई जारी रखिए। बाय बाय।